हाय हेलो नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बच्चों। तो आइए आज के होने वाले इस धमाकेदार या फिर कहें रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग एक बार फिर से क्लास 11 की अकाउंटेंसी की जर्नी की ओर चलते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 2 सेशन के माध्यम से हम लोगों ने बच्चों क्लास 11 में अकाउंटेंसी की जर्नी के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रखी है, जिसमें पहले सेशन में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि आप लोगों की अकाउंटिंग मान्यताएं जो होती हैं या लेखांकन की जो मान्यता या अवधारणाएं होती हैं वो क्या कहती हैं, और साथ ही साथ मैंने अकाउंटिंग भैया बेस के बारे में बताया था। और अंतिम सेशन के माध्यम से मैंने आप लोगों को बता ही दिया था बच्चों कि भैया आप लोगों का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, किन किन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हुए अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पहले 2 सेशन के माध्यम से मिल ही गई हैं बच्चों। अगर आप लोगों ने वो 2 सेशंस कवर अप नहीं किए हैं या उन 2 सेशनों को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके जल्दी से विजिट कीजिए और उन दोनों सेशन का आनंद लीजिए, ताकि आप लोगों को लेखांकन की जो मान्यता या अवधारणा है या लेखांकन का जो बेस है या फिर कहें बच्चों जिसमें मैंने आप लोगों को बताए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, मतलब किन किन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम लोग लेखांकन का कार्य करते हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो आइए आज के होने वाले इस सेशन के माध्यम से सीधे चलते हैं। और सबसे पहली चीज तो आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, जैसा कि यहां पास आप लोग देख पा रहे होंगे, लेखांकन यांत्रिकी, जिसी को हम लोग कहते हैं बच्चों इंग्लिश में अकाउंटिंग मैकेनिज्म। अकाउंटिंग मैकेनिज्म का सीधा सीधा तात्पर्य तो ये होता है बच्चों कि जब से संसार में व्यवसाय का प्रचलन आया है तब से ही लेखा कर्म का भी प्रचलन आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं भैया जब से व्यवसाय का जन्म हुआ है तब से व्यवसाय से संबंधित जितने भी व्यवहार आपने किए हैं, लेन देन आपने किए हैं, उनको लिखने के लिए किसी न किसी प्रणाली का तो आपने उपयोग करा ही होगा, है ना। तो यही चीज कही जाती है कि अकाउंटिंग मैकेनिज्म का तात्पर्य यही है कि जब से संसार में व्यवसाय का प्रचलन आया है उसी समय से क्या है, लेखांकन का इतिहास भी प्रचलन में आया है बच्चों। क्लियर है। तो आइए यहां हम लोगों को कौन कौन सी चीजें बताई जाती हैं उसके बारे में जानते हैं। यहां पास जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों को बताई गई हैं बच्चों, क्या चीजें बता दी गई हैं सर। यहां कहा गया है कि इसमें संदेह नहीं है कि अति प्राचीन काल में जब व्यवसाय का जन्म हुआ था, वित्तीय व्यवहारों का लेखा रखने के लिए किसी न किसी रूप में कोई ना कोई प्रणाली अवश्य ही अपनाई गई होगी। क्या कहा गया कि जब से प्राचीन काल में व्यवसाय का जन्म हुआ था बच्चों, तब से ही व्यापार में होने वाले वित्तीय लेन देनों को, वित्तीय व्यवहारों को लिखने के लिए किसी न किसी रूप में कोई ना कोई प्रणाली तो अपनाई गई होगी। यही चीजें यहां पास भी बताई गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो और कौन कौन सी चीजें बता दी गई यहां पास, तो और बताई गई हैं बच्चों इसमें कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कहा गया कि अतः यह कहा जा सकता है कि लेखा कर्म का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि संसार में व्यवसाय है। क्या चीजें बताई गई कि लेखक कर्म का इतिहास हम लोगों को उतना ही पुराना बताया जाता है कि जितना संसार में व्यवसाय का इतिहास पुराना है बच्चों। जिस समय से मतलब व्यवसाय का प्रचलन हमारी दुनिया में आया था उसी समय से लेखांकन का प्रचलन भी आया है। इसीलिए कहा गया कि लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना संसार में व्यवसाय का इतिहास पुराना है बच्चों, है ना। तो आइए और कौन कौन सी चीजें हम लोगों को इसमें जानने को मिलती हैं कि आखिर अकाउंटिंग मैकेनिज्म में कौन कौन सी मैकेनिज्म्स को शामिल किया जाता है उसके बारे में जानते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग यहां पास देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताया गया है बच्चों कि भैया आधुनिक युग में लेखा कर्म की जो प्रणालियां प्रचलित हैं उनमें से प्रमुख प्रणालियां निम्नानुसार हैं। अब देखिए आप लोगों को बताई गई है कि जो आधुनिक युग है मतलब जो वर्तमान समय है, उस समय में जो लेखांकन की जो प्रचलन में आने वाली जो प्रणालियां हैं उसके बारे में हम लोगों को बताई गई है कि आखिर कौन कौन सी प्रणाली इस युग में प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों कि कौन कौन सी प्रणाली हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताया गया है लेखा कर्म की प्रणालियां, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बच्चों। पहला तो होता है भैया भारतीय बही खाता प्रणाली और सेकेंड आ जाता है आप लोगों का अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। देखिए आप लोगों को कौन कौन सी प्रणाली बता दी गई। एक तो होता है हम इंडियन के द्वारा यूज की जाने वाली
इंडियन भैया जो प्रणाली होती है बही खाता प्रणाली, इंडियन बुक कीपिंग प्रणाली जिसी को हम लोग कह सकते हैं बच्चों, जिसी को आप लोगों को कहा गया भारतीय बही खाता प्रणाली। और दूसरी जब हम लोगों ने प्रणाली की बात करी बच्चों तो उसमें हम लोगों को बताया गया है अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। हाँ, लेकिन देखिए जो ये अंग्रेजी बही खाता प्रणाली होती है बच्चों, उसमें क्या चीजें बताई जाती हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जो आप लोगों का अंग्रेजी बही खाता प्रणाली होता है वो, है ना। तो आइए देखते हैं कि आखिर अंग्रेजी बही खाता प्रणाली को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताया गया है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली चीज तो दोहरा लेखा प्रणाली अपनाई जाती है। सेकंड आ जाता है आप लोगों का रोकड़ प्रणाली आ जाती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है बच्चों एकांगी प्रविष्टि प्रणाली, जिसी को हम लोग कहते हैं इकहरा लेखा प्रणाली। क्या कहते हैं? इकहरा लेखा प्रणाली कहते हैं बच्चों इसी को, एकांगी प्रविष्टि प्रणाली को। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये भारतीय बही खाता प्रणाली से तात्पर्य क्या होता है या भारतीय लेखा प्रणाली से आशय क्या निकलते हैं बच्चों। तो यहां पर जैसे कि आप लोगों को बताया गया है भारतीय लेखा प्रणाली के बारे में या भारतीय बही खाता प्रणाली के बारे में बच्चों, जिसी को हम लोग इंग्लिश में कहें इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब कहा गया बच्चों इसके बारे में, इससे आशय क्या बताई गई आइए जानते हैं। इस प्रणाली का जन्म भारत में ही हुआ है। इस प्रणाली को महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा गया? जो भारतीय बही खाता प्रणाली है बच्चों वो हम इंडियन में ही या इंडिया में ही जन्म हुआ है ना। इंडिया में ही किसका जन्म हुआ है? भारतीय बही खाता प्रणाली का जन्म हुआ है, जिस प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं महाजनी बही खाता प्रणाली के नाम से भी जानते हैं बच्चों, या महाजनी लेखा प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आइए और कौन कौन सी चीजें बताई गई इसमें भारतीय लेखा या भारतीय बही खाता प्रणाली में बच्चों। तो यहां पास बताया गया कि भैया भारत में व्यावसायिक व्यवहारों का लेखांकन करने के लिए प्राचीन समय से ही जिस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है उसी प्रणाली को हम लोग भारतीय बही खाता प्रणाली कहते हैं। क्या कहा गया? जिस लेखांकन प्रणाली का हमारे भारत में प्राचीन समय से ही उपयोग किया जा रहा है व्यापारिक लेन देन को रखने के लिए या लिखने के लिए बच्चों, उसी प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय बही खाता प्रणाली कहते हैं। ये चीजें हम लोगों को बताई गई हैं, है ना। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर ये अंग्रेजी बही खाता प्रणाली में जो हम लोगों को बताई गई है ना, कौन कौन सी प्रणाली बताई गई थी? दोहरा लेखा प्रणाली क्या बताई गई थी? डबल एंट्री सिस्टम जिसी को कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया था बच्चों रोकड़ प्रणाली, एकांगी प्रविष्टि प्रणाली जिसी को हम लोग कहते हैं इकहरा लेखा प्रणाली बच्चों, है ना। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ये अंग्रेजी बही खाता प्रणाली क्या कहती है। तो यहां पास जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रणाली के मुख्य रूप निम्नानुसार हैं, जिसमें पहले तो दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में जानेंगे बच्चों कहा जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम मतलब इस प्रणाली का जन्म जब सन 1494 में इटली में हुआ था। कब हुआ था दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म? दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म जो है बच्चों कहा जाता है कि इटली के वेनिस नगर में। कहां पास? इटली के वेनिस नगर में भैया एक जो लुकास पेसियोली नाम के पादरी थे उनके द्वारा 1494 में इनको प्रतिपादित किया गया था। ये चीजें हम लोगों को बताई जाती हैं। जैसा कि यहां पास आप लोगों को बताया गया कि दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म इटली में 1494 में हुआ था बच्चों, मतलब 15वीं शताब्दी के तकरीबन हुआ था, है ना। 15वीं शताब्दी के अंतिम समय में ये चीजें हम लोगों को बताई जा रही हैं। और कौन कौन सी चीजें बताई गई? जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों को और बताई गई है बच्चों। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदे के 2 पक्ष होते हैं तथा दोनों पक्षों में व्यवहार का लेखा किया जाता है। ये जो आप लोगों का डबल एंट्री सिस्टम है या दोहरा लेखा प्रणाली है बच्चों, इसमें कहा जाता है कि जितने भी आप लोगों के व्यापारिक लेन देन होने वाले हैं उन लेन देनों में प्रत्येक व्यवहार के या प्रत्येक लेन देन के बच्चों 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, ठीक उसी प्रकार से आपके व्यवसाय में एक लेन देन के 2 पक्षकार होते हैं और ये 2 पक्षकारों को ही प्रभावित करते हैं आपके एक लेन देन बच्चों,
है ना। कैसे सर? तो सपोज कीजिए आप अपने गांव के दुकान पे गए हो और दुकान जाने के बाद आपने क्या किया, कुछ अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं वहां से परचेज करी बच्चों। तो देखिए आप एक हुए क्रेता, दूसरे कौन हुए, आपको सामान बेचने वाला विक्रेता बच्चों। तो यहां पर देखिए एक लेन देन आपने करी और एक लेन देन से क्या हुआ, दो पक्ष प्रभावित हुआ, एक तो विक्रेता और दूसरा क्रेता बच्चों। क्लियर है? क्रेता और विक्रेता दो पक्ष हो गए एक लेन देन से प्रभावित होने वाले बच्चों। क्लियर है? और आइए और देखते हैं और कौन सी चीजें हम लोगों को बताई गई हैं। और बताई गई हैं बच्चों हम लोगों को, अतः सौदों का दो पक्षों में लेखा किए जाने के कारण ही इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में इस प्रणाली का प्रचलन है। क्या कहा गया कि भैया ये जो प्रणाली है वो दो पक्षों को प्रभावित करती है, इसीलिए इस प्रणाली का नाम जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली है। ये हम लोगों को बताई गई और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया है बच्चों कि भैया दुनिया के या संसार के अधिकांश देशों में इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है या इस प्रणाली का प्रचलन है। ये चीजें हम लोगों को बताई जा रही हैं बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि ये डबल एंट्री सिस्टम क्या कहते हैं। तो आइए अब चलते हैं रोकड़ प्रणाली की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये रोकड़ प्रणाली क्या कहती है बच्चों। तो देखिए यहां पास हम लोगों को बताया गया कि रोकड़ प्रणाली से आशय क्या है भैया, क्या चीजें बताई गई। इस प्रणाली के अनुसार केवल नगद व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। नगद व्यवहारों को लिखने के लिए रोकड़ बही प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पास रोकड़ जो प्रणाली है बच्चों, है ना, उसके बारे में हम लोगों को बताया गया कि इस प्रणाली के अंतर्गत आपके व्यापार में होने वाले जितने भी व्यापारिक लेन देन होंगे वो अगर भैया वित्तीय संबंधित होंगे, वित्त से संबंधित होंगे, पैसों से संबंधित होंगे, तो उसी व्यवहार को आप लोग क्या करोगे, रोकड़ प्रणाली के अंतर्गत लेखा करने वाले हो बच्चों। क्लियर है? जिसमें आप लोग किसका प्रयोग करते हो, रोकड़ बही का आप लोग प्रयोग करते हो बच्चों जब आप लोग इसका अकाउंटिंग का कार्य करते हो रोकड़ प्रणाली के रूप में। तो बच्चों क्लियर है? रोकड़ प्रणाली का जब आप यूज करते हो रोकड़ बही के रूप में करते हो और वहां पास आप लोग अकाउंटिंग का कार्य सुचारू रूप से करते हो जब आप लोग व्यवसायिक लेन देनों को देखते हो कि ये वित्तीय लेन देन है, वित्त से संबंधित लेन देन है, तभी आप लोग इसका व्यवसायिक लेन देनों का क्या करते हो, रोकड़ बही में अकाउंटिंग का कार्य करते हो बच्चों। क्लियर? और कौन सी चीजें बताई गई, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों और हम लोगों को बताई गई है कि भैया यदि कुछ उधार व्यवहार संपन्न किए जाते हैं तो ऐसे व्यवहारों को स्मारक बही में दर्ज किया जाता है। क्या कहा गया, आपके व्यापार में होने वाले कुछ ऐसे लेन देन होंगे जो उधार में किए गए होंगे, नगद न करके क्या किया गया होगा, उधार में किया गया होगा, तो उसको हम लोग कहां लिखते हैं, स्मारक बही में लिखते हैं बच्चों। क्लियर है? कहां लिखते हो, स्मारक बही में लिखते हो, रोकड़ बही में इसको नहीं लिख सकते जब आपके व्यापार में उधार में लेन देन हुई है उसको बच्चों। क्लियर? तो आइए और कौन कौन सी चीजें बता दी गई है हम लोगों को देखते हैं। यहां हम लोगों को क्या चीजें बताई गई कि सामान्यतः ये जो प्रणालियां होती हैं वो व्यावसायिक व्यक्तियों एवं गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं बच्चों, जिसमें आप लोगों को कुछ उदाहरण भी बताए गए जैसे कि आप लोगों के वकील हो गए और कौन हो गए, डॉक्टर हो गए, है ना। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर इकहरा लेखा प्रणाली क्या कहती है, ये जो हम लोग अंग्रेजी बही खाता प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों का एकांगी जो प्रविष्टि प्रणाली है या जिसी को हम लोग कहते हैं इकहरा लेखा प्रणाली, उससे आशय क्या है बच्चों। जैसे कि आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताई गई है बच्चों कि भैया इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदे का लेखा एक पक्ष में ही किया जाता है। क्या कहा जा रहे हैं कि इस प्रणाली के अनुसार आप अपने व्यापार में होने वाली प्रत्येक लेन देन का लेखा जब करते हो बच्चों तो वो एक ही पक्ष में होता है। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि इस प्रणाली को अपूर्ण प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली के अनुसार खाता बही में केवल ऋणी एवं ऋणदाताओं के व्यक्तिगत खाते ही रखे जाते हैं।
इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रणाली कहा जाता है। किस प्रणाली को? तो इकहरा लेखा प्रणाली को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे लेन देन एक ही पक्ष में लिखते हैं, और ये जो लेन देन वाले जो पक्ष हैं बच्चों, वो कौन से पक्षकार होंगे? ऋणदाता या ऋणी वाले जो पक्षकार होंगे, उन्हीं का हम लोग लेन देन क्या करते हैं? इकहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से लिखते हैं, अकाउंटिंग का कार्य करते हैं बच्चों, है ना, जो कि एक अपूर्ण प्रणाली मानी जाती है। आइए और कौन कौन सी चीजें बताई गई हम लोगों को, तो देखिए हम लोगों को इसमें और बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अवास्तविक खाते जैसे वेतन, कमीशन, किराया आदि के खाते नहीं खोले जाते हैं। इसमें अवास्तविक खाते में जो आने वाली मदें होती हैं या जो खातों के प्रकार होते हैं बच्चों, उनमें से आप लोगों को बताया गया कि जैसे कि वेतन हो गया, कमीशन हो गया, किराया हो गया, इत्यादि खाते को आप इस लेखा प्रणाली के अंतर्गत नहीं खोल सकते हो। और साथ ही साथ हम लोगों को बताई गई है बच्चों कि इस प्रणाली के अनुसार रखे गए हिसाब के आधार पर व्यापार के वास्तविक परिणाम व वित्तीय स्थिति की जानकारी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? कि व्यापारिक परिणाम व वित्तीय स्थिति की जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते जब इस प्रणाली के अनुसार आप क्या कर रहे हो? हिसाब के आधार पर व्यापार के वास्तविक परिणामों और वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो बच्चों, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों को बताई गई है बच्चों कि इस कारण इसे अवैज्ञानिक प्रणाली भी कहा जाता है। प्राय छोटे व्यापारी द्वारा इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली को इकहरा लेखा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा गया? कि इस प्रणाली का उपयोग ज्यादातर छोटे व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? छोटे व्यापारियों के द्वारा इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और इस प्रणाली को अपूर्ण प्रणाली भी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा गया कि ये प्रणाली का नाम जो है इकहरा लेखा प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये चीजें हम लोगों को बताई गई हैं बच्चों, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि अकाउंटिंग मैकेनिज्म से तात्पर्य क्या है, और साथ ही साथ अकाउंटिंग मैकेनिज्म में आने वाली जो प्रणालियां हैं या जो शामिल प्रणालियां हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दी। जैसे कि हम लोगों के भारतीय बही खाता प्रणाली हो गए। सेकंड आप लोगों को बता दिया मैंने अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। अंग्रेजी बही खाता प्रणाली में मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया आप लोगों का डबल एंट्री सिस्टम वाला जो प्रणाली है उसके बारे में, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी चीजें बताई रोकड़ प्रणाली और इकहरा लेखा प्रणाली के बारे में बच्चों। तो उम्मीद यही है कि ये सारी की सारी चीजें बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये डबल एंट्री सिस्टम जो होती है उसका इतिहास कितना पुराना है, कहां से इसका जन्म हुआ है बच्चों। क्योंकि आप लोग जो 11th में पढ़ने वाले हो या 11th में जब भी आप अकाउंटिंग का कार्य करते हो बच्चों, ज्यादातर डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है बच्चों। आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये डबल एंट्री सिस्टम का जो इतिहास है वो कितना पुराना है। तो जैसे कि आप लोग यहां पास देख पा रहे होंगे, डबल एंट्री सिस्टम्स के इतिहास का आप लोगों को हेडिंग लगा हुआ दिख जाएगा, जैसा कि दोहरा लेखा प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास बच्चों, है ना। तो यहां पास बताया गया है बच्चों कि सन 1494 में इटली के वेनिस नगर में लुकास पेसियोली नामक पादरी की एक गणित की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। क्या कहा गया? जैसे कि मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग मैकेनिज्म बताया या डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया, 1494 में इसकी प्रकाशन का कार्य किया गया था। किनके द्वारा? भैया इटली के वेनिस नगर में एक पादरी हुआ करते थे, कौन? लुकास पेसियोली नाम के, जिन्होंने एक गणित की पुस्तक लिखी थी। उसी में क्या किया गया था? ये डबल एंट्री सिस्टम्स के बारे में बताया गया था बच्चों। जहां पास ये इस चीज के बारे में हम लोगों को और डिटेल में जानने को मिलेंगी। यहां हम लोगों को बताया गया बच्चों कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भैया इसका नाम जो था वो डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस था। क्या था उस पुस्तक का नाम? डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस था इस पुस्तक का नाम बच्चों, है ना। और इस पुस्तक के एक भाग में उस समय प्रचलित लेखांकन विधि का वर्णन किया गया था। इसमें जनरल तथा खाता बही शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, और इस तरह दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म जो है वो 15वीं शताब्दी में इटली में हुआ था।
और क्या कहा गया कि जिसमें जनरल और बही खाता जैसे शब्दों का वर्णन किया गया था और उसी समय से माना जाता है कि भैया लेखांकन का प्रचलन उसी समय से आया है। मतलब जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका प्रचलन वहीं से आया है। मतलब 1494 यदि कहें तो 15वीं शताब्दी के अंतिम समय में बच्चों। क्लियर है? तो आइए और कौन कौन सी चीजें हम लोगों को डबल एंट्री सिस्टम्स के माध्यम से जानने को प्राप्त होती हैं उसके बारे में जानते हैं। अब ये तो डबल एंट्री सिस्टम का इतिहास मैंने आपको बताया। अगर कही जाए दोहरा लेखा से आशय क्या है बच्चों, तो यहां पास जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोहरा लेखा से आशय आप लोगों को बताया गया है, या दोहरा लेखा प्रणाली जो होती है उसका आशय आप लोगों को बताया गया है, मीनिंग आप लोगों को बताया गया है बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कहा गया है दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें प्रत्येक व्यवहार के दो पहलू होते हैं या प्रत्येक व्यवहार जो होता है वो दो स्थान को प्रभावित करता है। क्या कहा गया कि जितने भी आपके व्यापारिक लेन देन होंगे, व्यापारिक व्यवहार होंगे, वो कहीं ना कहीं दो पहलू पर आधारित होंगे, या तो फिर वो जो लेन देन आप कर रहे हो बच्चों कहीं ना कहीं दो स्थानों को प्रभावित करने वाले होंगे। इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है बच्चों। क्लियर है? दोहरा लेखा प्रणाली से ही स्पष्ट हो जाता है या दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक व्यवहार के दो पहलू होंगे या प्रत्येक व्यवहार जो होंगे वो दो स्थानों को प्रभावित करने वाले होंगे, है ना। तो आइए और कौन कौन सी चीजें बताई गई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, आप लोगों को और बताई गई है कि भैया प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला तो दूसरा देने वाला। कौन कौन से? देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार कहा कि एक पाने वाला व्यक्ति होता है क्रेता और दूसरा देने वाला व्यक्ति होता है विक्रेता। जैसे कि मैं आपसे क्या कर रहा हूं, माल की खरीदारी कर रहा हूं अपने व्यवसाय के लिए बच्चों, तो मैं क्या हो गया, पाने वाला हो गया माल को, और आप कौन हो गए, देने वाले हो गए, है ना। तो यहां पास दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं, एक पाने वाला तो दूसरा देने वाला, है ना। और कौन कौन सी चीजें बता दी गई हैं और बताई गई हैं बच्चों आप लोगों को, कौन कौन सी चीजें, तो यहां पास बताया गए हैं व्यवहार के इन दोनों पहलुओं का लेखा दो भिन्न खातों में करना होता है। क्या कहा गया कि इन व्यवहारों का जो आप लोग लेखा करते हो वो दो भिन्न खातों में करते हो, मतलब अलग अलग खाते में करते हो बच्चों। और जो कहा गया हम लोगों को सरल शब्दों में प्रत्येक व्यवहारों से दो पक्ष प्रभावित होते हैं और इसीलिए इस प्रणाली का नाम जो हुआ है दोहरा लेखा प्रणाली हुआ है। सरल शब्दों में क्या कहा गया कि जितने भी व्यापारिक लेन देने होती हैं, जितने भी व्यापारिक व्यवहार होते हैं, है ना, घटनाएं होती हैं, वो दो पक्ष को प्रभावित करने वाले होते हैं, इसीलिए इस प्रणाली का नाम क्या पड़ा, दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा है बच्चों। क्लियर है? तो आइए और कुछ चीजें जानने का प्रयास करते हैं इस दोहरे लेखे प्रणाली के माध्यम से बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को फिर से बताया जाएगा दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। ओके भैया जी, हम लोगों को समझ में आ गया कि दोहरा लेखा प्रणाली की जो विशेषताएं हम लोगों को कुछ इस प्रकार से दी गई है, मतलब कुछ पॉइंट्स में दी गई हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हम लोगों को कहते हैं बच्चों कि दो पक्षों में लेखा। क्या कहा गया, दो पक्षों में लेखा। यहां पर साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदों के दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है। क्या कहा गया, दो पक्षों में लेखा का तात्पर्य होता है कि इस प्रणाली के अनुसार जितने भी व्यापारिक लेन देन आप करते हो बच्चों, उन प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में ही व्यवहारों का लेखा किया जाता है। ये चीजें हम लोगों को बताई जाती है ना। तो आइए और कौन कौन सी पॉइंट्स हम लोगों को बताई गई हैं दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं के माध्यम से बच्चों जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को सेकेंड पॉइंट में बताया गया है बच्चों, ये न्याय संगत प्रणाली है। क्या है, ये जो दोहरा लेखा प्रणाली है ना, वो न्याय संगत प्रणाली है। ये चीजें हम लोगों को बताई गई। यहां कहा गया बच्चों कि इस प्रणाली के अनुसार दोनों पक्षों में लेखा होने से कोई दूसरा पक्ष लिखने से नहीं छूटता है, अतः लेखों की दृष्टि से ये न्याय संगत हैं। क्या कहा गया, ये जो प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम्स होती हैं, वो न्याय संगत प्रणाली मानी जाती हैं। और ये न्याय संगत प्रणाली क्यों मानी जाती है, क्योंकि जब भी आप व्यवहार करते हो, लेन देन करते हो बच्चों, तो कोई भी दूसरा पक्ष, एक पक्ष के लेखा करने से दूसरा पक्ष जो होता है वो लेखा करने से नहीं छूटता है। ये दोनों पक्षों में क्या किया जाता है, व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम्स वाली प्रणाली है वो कहीं
न कहीं न्याय संगत प्रणाली मानी जाती है बच्चों। तो आइए और कौन कौन से पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों को और बताई गई हैं बच्चों कि ये जो प्रणाली है वो पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली हम लोगों को बताई गई है बच्चों। कहा गया कि सौदों का लेखांकन निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है जो प्रणाली की पूर्ण वैज्ञानिकता को प्रकट करता है बच्चों। क्या कहा गया कि जितने भी आप व्यापारिक लेन देन करते हो, व्यापारिक सौदा करते हो, वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से किसी न किसी नियमों पर आधारित होता है। इसीलिए क्या कहा गया कि ये जो प्रणाली है वो पूर्ण वैज्ञानिकता वाली प्रणाली है बच्चों। क्लियर है? कहीं ना कहीं हम किसी न किसी नियम का पालन करते हुए, किसी न किसी सिद्धांत का पालन करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। इसीलिए इसको वैज्ञानिकता वाली प्रणाली हम लोगों को बताई जाती है बच्चों, है ना। और कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों को बताए गए हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों को और बताई गई है बच्चों, निश्चित उद्देश्य का होना। क्या होना? निश्चित उद्देश्य का होना बताया गया है बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों को कहा गया कि यह प्रणाली लेखांकन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ है, अतः व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्या कहा गया कि ये जो प्रणाली होती है वो लेखांकन के कार्यों को या उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ होती हैं, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया, जैसा कि आप लोगों ने सुना, कहा गया ना कि यह व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य रखती हैं। क्या करती हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होती हैं? ये जो डबल एंट्री सिस्टम्स होती हैं उसका, भैया डबल एंट्री सिस्टम का मुख्य उद्देश्य यही होती है कि जो आपके व्यापारिक परिणाम होंगे उसको प्राप्त करना होता है, जैसे कि आप लोगों को इस पॉइंट के माध्यम से बताया गया, है ना। तो आइए और देखते हैं और कौन कौन सी चीजें हम लोगों को डबल एंट्री सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताई गई हैं या कहें विशेषताओं के माध्यम से बताई गई हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोगों को और बताई गई हैं बच्चों कि भैया ये वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त प्रणाली है। क्या है? ये प्रणाली जो है वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त प्रणाली है। कहा गया कि दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक पूर्ण वैज्ञानिकता प्राप्त प्रणाली है जिसे कानून के द्वारा मान्य किया गया है। क्या कहा गया? ये जो प्रणाली है पूर्ण वैज्ञानिकता प्राप्त प्रणाली है जिसको कानून के द्वारा भी मान्यता प्राप्त की गई है। ये चीजें हम लोगों को बताई गई हैं किसके माध्यम से? तो डबल एंट्री सिस्टम्स की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, उसके माध्यम से हम लोगों को ये भी चीजें बता दी गई कि ये जो आप लोगों की डबल एंट्री सिस्टम्स हैं उसको कानून के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हुई है ना। तो और कौन कौन सी चीजें बता दी गई हैं सर? तो और बताई गई हैं बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों को कहा गया कि खातों का वर्गीकरण। क्या कहा गया कि डबल एंट्री सिस्टम्स के माध्यम से आप खातों का वर्गीकरण भी करते हो, और किन के आधार पर? आइए देखते हैं यहाँ पास कौन कौन सी चीजें हम लोगों को जानने को मिलेंगी बच्चों। कहा गया कि इस प्रणाली के अनुसार खातों को व्यक्तिगत, वस्तुगत और संपत्ति तथा लाभ हानि, आय व्यय में वर्गीकृत कर लेखे किए जाते हैं। क्या कहा गया कि इस प्रणाली के अनुसार खातों को व्यक्तिगत, वस्तुगत, है ना, और साथ ही साथ कहा गया कि वस्तु और संपत्ति तथा लाभ और हानि, आय व व्यय में वर्गीकृत करके हम क्या करते हैं, अपने व्यापार में लेखे का कार्य करते हैं। ये चीजें हम लोगों को बड़ी ही सरलता से बता दी गई हैं बच्चों कि आप क्या करते हो, डबल एंट्री सिस्टम्स के माध्यम से खातों का वर्गीकरण करके अलग अलग प्रारूपों में या अलग अलग रूप में आप क्या करते हो, खातों को लेखा करने का कार्य करते हो या उन खातों को लिखने का कार्य आपके द्वारा किया जाता है। ये चीजें हम लोगों को बताई जा रही हैं बच्चों, है ना। तो आइए और कौन कौन सी चीजें हम लोगों को जानने को मिलेंगी बच्चों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोगों को बताया गया है इसमें कि खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच संभव। क्या कहा गया? इस प्रणाली में खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच परीक्षा सूची बनाकर की जाती है, जो लेखा कर्म का एक आवश्यक कार्य माना जाता है। क्या कहा गया कि जब भी आप इस सिस्टम के माध्यम से क्या करते हो, लेखांकन की जांच करते हो, उनके परिणामों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो आप किसके माध्यम से करते हो? उस व्यापारिक दृष्टिकोण से या व्यापार की दृष्टिकोण से बनाई गई बच्चों परीक्षा सूची के माध्यम से आप लोग क्या करते हो, गणित संबंधित शुद्धता की जांच करते हो बच्चों।
क्लियर हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ चीजें जानने को मिलेंगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग मैकेनिज्म्स के बारे में बता दिया, साथ ही साथ मैंने अकाउंटिंग मैकेनिज्म्स में जो प्रणालियां यूज की जाती हैं, कौन कौन सी प्रणाली थी भैया आप लोगों की, भारतीय लेखा प्रणाली या जिसी को कहते हैं भारतीय बही खाता प्रणाली, एंडिंग में आ गया था आप लोगों का सेकंड नंबर पे अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। अंग्रेजी बही खाता प्रणाली के माध्यम से हम लोगों ने 3 प्रणालियों का अध्ययन किया। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना बच्चों कि डबल एंट्री सिस्टम्स का इतिहास जो है वो क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम्स का जो हिस्ट्री है वो क्या कहते हैं बच्चों कि कहां से उसका जन्म हुआ था उसके बारे में जाना। दोहरा लेखा प्रभाव कैसे कार्य करता है, दोहरा लेखा से आशय क्या है उसके बारे में हमने जाना। और साथ ही साथ एंडिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों इस सेशन के माध्यम से कि डबल एंट्री सिस्टम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कहें विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो उम्मीद यही कर रहा हूं ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से, सरल शब्दों में, आसान भाषा में समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो आने वाले सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं डबल एंट्री सिस्टम्स के लाभ, दोष या फिर कहें गुण बच्चों, जो कि आप लोगों के भैया इस अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स हैं बच्चों। क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, कहीं ना कहीं अगर आप डबल एंट्री सिस्टम्स के बारे में सारी चीजें जानते हो तो जब आप लेखा का कार्य करते हो कहीं भी गलती की गुंजाइश आपसे नहीं होने वाली है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन के माध्यम से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।